खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज की इस कहानी में बात करना चाहूँगा मोहतरम जावेद अहमद के साथ, चूँकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ होकरसर या शिकार घाट वेटलैंड जो कि श्रीनगर में वाक़ा है। जावेद साहब जो ये एक सोशल एक्टिविस्ट या एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट की हैसियत से इस एरिया में, इस वेटलैंड पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर वैली में जितने भी वेटलैंड्स हैं हर जगह काम किया और एक सोशल मीडिया या यूट्यूब पे भी इनका कि जावेद होकरसर के नाम से एक चैनल भी ये रन करते हैं, जिस पे ये अपना जितना भी जो काम करते हैं एनवायरनमेंट को लेके या बर्ड्स को लेके या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ये खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करके ये पब्लिक डोमेन में डालते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बात करनी है जावेद साहब के साथ और इनकी सारी एक्सपीरियंसेस मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा। आप बने रहेगा। जावेद साहब, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सो मच सर। जावेद साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन दें, आप कौन हो, कहाँ से हो और इस वेटलैंड के साथ कब से आपकी दिलचस्पी बढ़ गई और कब से इस वेटलैंड के साथ आपकी मोहब्बत हो गई? जी मैं तो लोकल ही हूँ और ज़ैनबकोट का बाशिंदा हूँ और इस होकरसर के साथ तो वास्ता अगर आप कहें तो बचपन से ही है। आई हैव डन माई M.Coms, तो उसके बाद आपको पता ही है जॉब उसका जो यहाँ पे होता है। इवन मेरे पास जॉब भी था, गवर्नमेंट जॉब भी थी, मैंने वो भी छोड़ दी बिकॉज़ फॉर द इन्वायरमेंट। और ख़ाली वेटलैंड्स के ऊपर नहीं, लोकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर भी मैं काम करता हूँ। और जो इस ख़ास तर होकरसर के साथ मेरा एक दिली लगाव है, जो इसमें मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खेला हूँ, इस पानी में नहाया है मैंने। तो उस लिहाज से जब इसमें उस तरह की वो बर्बादी शुरू हुई 2014 में ही अगर आप कहें, उस टाइम जब पूरे कश्मीर में फ्लड्स आ गए थे और उसमें इतनी सिलिटेशन आ गई, वो मटमिला पानी आ गया जो कि हर कश्मीर के हर एक वाटर बॉडी में बैठ गया, जिसकी वजह से इनमें सिलिटेशन जब जमा हो गई तो फिर उसके बाद ये फिल हो गई उस सिलिटेशन से। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ होकरसर का, क्योंकि उस टाइम तकरीबन पूरे शहर खास का जितना भी पानी, मिट्टी, कचरा, सॉलिड वेस्ट जितना भी था वो सारा इसी वेटलैंड में जमा हो गया, जिसकी वजह से इसमें कम से कम 8 से 9 फीट की सिलिटेशन जमा हो गई। तो बदकिस्मती से जब 2019 में इस पे काम शुरू किया गया उस टाइम, तो एक ड्रेजिंग का प्लान बनाया गया जिसमें कलकत्ता बेस्ड रीच कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पे पहले फर्स्ट ड्रेजिंग स्टार्ट की। और उस टाइम ये हुआ कि उनसे ये काम नहीं हो पाया और बदकिस्मती से इसको फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वेटलैंड को, पर्टिकुलर होकरसर को, इसको वेंटिलेटर के ऊपर छोड़ दिया गया। मरा हुआ था ये, फिर इसको टाइम लगा फिर से ज़िंदा करने के लिए और तब से लेके 2020 में फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया ड्रेजिंग के बाद, जबकि वो काम जितना उनको करना था वो नहीं हो पाया और फिर ये ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद फिर जब मैंने इसकी तबाही देखी, इसमें बीच में गाड़ियाँ चल रही थी, जबकि कश्मीर का एक ऐसा वेटलैंड है जिसको जियो लोकेशन में एक ऐसी अहमियत मिली है कि कश्मीर में जब भी विंटर माइग्रेशन होती है सबसे पहले कश्मीर में बर्ड्स इसी वेटलैंड में आते हैं। इसके बाद वो फिर वलुर जाते हैं, हाईगाम जाते हैं, शालबुग जाते हैं या जितने भी आंचार लेक में जाते हैं, जो हमारी यहाँ पे पामपोर वेटलैंड है, हर वेटलैंड में फिर उसके बाद सबसे पहले यहीं पे आते हैं, नहाते हैं अच्छी तरीके से, रिलैक्स करते हैं यहाँ पे 2-3 दिन, क्योंकि इनको लॉन्ग डिस्टेंस ओशंस क्रॉस करने पड़ते हैं। ये कहाँ से बर्ड्स आते हैं इस वेटलैंड में? स्पेशली बर्ड्स जो हमारे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो आते हैं यूरोपियन कंट्री से आते हैं, जैसे कि साइबेरिया हो गया, फिलीपींस मिड एशिया में आता है, साइबेरिया हो गया, उसमें इंग्लैंड आ गया, रशिया के कुछ पार्टों से आते हैं और क्या बोलते हैं अलास्का से आते हैं। इनको बहुत ट्रैवल करना, न्यूजीलैंड से आते हैं। इवन किस तरह के बर्ड्स आते हैं? कुछ बर्ड्स के आप नाम मेंशन बताऊंगा। इसमें हमारे पास ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अगर आते हैं यहाँ पे ज़्यादा तादाद, वो मेलार्ड्स की होती थी पहले, अब नहीं आते।
इस साल मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो डक्स फैमिली है, डक फैमिली, छोटे वाले डक्स जो बड़े होते हैं, इनमें गीज़ होते हैं। गीज़ के बगैर जो छोटे बतख आप कह सकते हैं, आपको वो समझ नहीं आएगा, जो बर्डर है उसको समझ आएगा कि ये क्या कह रहा है। उनमें ये अलग अलग स्पीशीज़ होती है, उसमें कूट्स आते हैं, वो अलग होता है मोरहन की तरह। उसमें फिर मेलार्ड्स आते हैं, उसके बाद लॉन्ग टेलर्ड आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी इस तरह की बतखें आती है जो कि खाली विंटर में यहाँ पे फीडिंग के लिए आती है। और तमन वन कशर पे तमिस वन हूक, अगर तुम तमिस तोंच सह यह बेलचि दान दिवान, तो नॉर्दर्न शावलर आते हैं यहाँ पे। तो उस तरह की बर्ड्स यहाँ पे आती है ड्यूरिंग विंटर्स में। और उसके बाद फिर इनके जो मैमल्स में हम कहेंगे कि ज़्यादा बड़े, इससे बड़े बर्ड्स आते हैं। उसमें हमारा ग्रे लगी आता है, इस असमन अंज वनान, जो उड़ने वाला हंस होता है, वो आता है यहाँ पे। और इनकी तादाद लाखों में होती है। सबसे पहले इनकी जो लैंडिंग होती है, फर्स्ट लैंडिंग कश्मीर में जितने भी आते हैं, सबसे पहले इंडिया में कहीं नहीं होती है, सबसे पहले यहीं पे होती है। फिर उसके बाद ये फिर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। और फिर उसके बाद माइग्रेशन, जब इनको वापस निकलना होता है यहाँ से कश्मीर से या दूसरे स्टेट्स हिंदुस्तान के, फिर ये यहाँ पे कलेक्टिवली जमा होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये वापस परवाज़ करते हैं हरमुख पहाड़ सोनमार्ग की तरफ से। आप बताएं कि चूँकि हम इस वक्त वेटलैंड होकरसर की बात कर रहे हैं, आप बताएं कि इस होकरसर वेटलैंड की क्या इम्पोर्टेंस है पूरी कश्मीर वैली के लिए? होकरसर, देखिए खाली होकरसर की बात नहीं है, वेटलैंड्स का एक अहम रोल होता है। सबसे पहले ये फ्लड से हमें बचाते हैं। जब भी फ्लड जैसे डिज़ास्टर्स हमें आते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है जिससे लोगों के जान माल को ख़तरा होगा, अगर ये वेटलैंड्स एक सिंक का काम करती है, एक बाउल शेप होता है ये, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा पानी जितना भी आता है, हमारे रेन वाटर हो या सैलाब का वो पानी हो, किसी भी तरह का जितना भी हो पानी जो नेचुरल डिज़ास्टर से आता है, वो सारा इसी में जमा होता है, वो सड़कों पे जमा नहीं होता है। तो ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन का काम देता है पूरी सोसाइटी को। इससे क्या होता है कि जो श्रीनगर का एरिया मैक्सिमम एरिया है, असल में वो होकरसर से बचता है ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन। जो मेन सिटी है श्रीनगर, पूरी श्रीनगर सिटी, श्रीनगर का जितना भी पानी आता है, फ्लड सिचुएशन हो श्रीनगर में या किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर हो, पानी के ज़रिए से वो सारा इसी में जमा होता है। और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे नारबल की तरफ से रिलीज़ होता है, फिर ये सीधे जहली में जाके मिलता है, फिर वालूर में जाता है। ये पानी चैनल्स के थ्रू आता है कि इस वेटलैंड में? इसमें कौन कौन सी चैनल्स इसके साथ? इसकी जो बहुत सारी पहले थी, तो अभी एक पर्टिकुलर एक ही है दूध गंगा, जो कि पीर पंचाल माउंटेन रेंज से निकलती है। उसके बाद वो एक ट्रिब्यूटरी है, फिर वो जहली में ही मिल जाती है, बट जब वो पहले इसमें आती है उसके बाद। तो इसकी भी एक लॉन्ग ये है हिस्ट्री है। ये जो दूध गंगा थी, ये पहले जाती थी मेन सिटी के अंदर, उसको उस टाइम बोलते थे छाछकोल। तो उस साइड से जाते थे हमारे पंडित भाई, उसमें अपनी वो रस्म रिवाजें जो उनका होता है, आखिरी जो तीर्थ वगैरह उसमें डालते थे, उसमें डालते थे वो उनकी जो वो होते हैं राख वाख जो होती है, जो उनका अंतिम संस्कार की जो चीज़ें बचती थी, वो इसी छाछकोल में वो डालते थे और इसमें वो नहाते थे, इस गर्ज से कि हम अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। हाँ, अंतिम संस्कार। तो उससे क्या होता था, छाछकोल उससे भी मानी जाती थी और उसी छाछकोल से पूरे शहर को पानी मिलता था, पूरी श्रीनगर। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरह की पाइपलाइन थी लोगों के लिए। और उनके ऊपर आज भी वो सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी जहाँ पे लोग उसमें से पानी पीने के लिए लेते थे। ये छाछकोल के मतलब बैंक्स पे? जी, छाछकोल के घाट्स वगैरह जो हमारा ये दूध गंगा रोड है यहाँ पे बटमालू में जी, वो यही है। अगर आपको पता है आवरीन जिसको बोलते हैं, असल में छाछकोल वही थी। आजकल उस छाछकोल में क्या है, वहाँ पे अब वो उस चीज़ को फिर जब यहाँ पे ओल्चबाग के पास इसको डाइवर्ट किया गया, फिर सीधे इस फ्लड चैनल को यहाँ से निकाला गया। अदरवाइज़ वो वहीं से जाती थी अंदर शहरी खास के अंदर से, फिर वहीं से जहली में मिलती थी ये। तो 1972 में फिर जब ये फ्लड चैनल निकाली गई, उस टाइम इसको सीधे ही नीचे निकाला गया और उससे क्या हुआ कि इसको फिर उस फ्लड चैनल को सीधे होकरसर में लाया गया, जिसकी वजह से होकरसर के दो टुकड़े हो गए, आधा बडगाम की तरफ से चला गया, आधा श्रीनगर की तरफ से रह गया। जैसे क्या वजह हो गई कि इन्होंने इनको चैनल को इसे डाइवर्ट किया? असल में अगर हम ये देखें कि असल में होकरसर की बर्बादी जो हुई है वो इसी फ्लड चैनल की वजह से हुई है। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि फ्लड का पानी जो है उसको डाइवर्ट किया जाए।
ऑन ए लार्ज स्केल। इसीलिए मतलब जब कैटास्ट्रॉफ वगैरह इस तरह का कुछ परेशानी तो उस पर्पस के लिए मतलब जी उस बनाई गई पर्पस के लिए बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम शहर खास में जब भी फ्लड्स आते थे तो उस टाइम की गवर्नमेंट बहुत परेशान होती थी कि इस पानी को बाहर निकाले तो निकाले कैसे। छत कल तो उतना लोड नहीं ले सकती थी, वो भी आखिरकार श्रीनगर में ही थी। तो उसकी वजह से जैसे और वेटलैंड्स की खासियत भी यही होती है कि फ्लड्स के दौरान ये बना एक काइंड ऑफ एक नेचुरल वे ऑफ ये प्रोटेक्ट। मदरिंग का पूरे उसको बचाती है, पूरे शहर को फिर बचाती तो फिर उस टाइम क्या हुआ, इसको वहाँ से फिर डाइवर्ट किया गया सीधे, ताकि पानी का जितना भी बहाव हो विद इन नो टाइम वो सीधे ही नीचे चला जाए। और उससे क्या हुआ, जब भी ये फ्लड चैनल इसमें पानी आता था 2014 का, अब में बड़ा सैलाब पता है, जब भी वो आया उस टाइम जब वो आया उसने सारा पानी इसी में डाल दिया। उससे क्या होगा कि शहरी खास में उतना डैमेज नहीं हुआ, वरना पानी की स्पीड इतनी थी वो घरों को भी बह के ले जा सकता था। तो इस चीज़ ने उसको उस टाइम बचाया। तो वेटलैंड्स में, और दूसरी बात ये है वेटलैंड्स जो है ये वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तीसरी बात यह है कि वेटलैंड्स में लोगों का जो रोज़गार है वो भी चलता है। इसमें चाहे आप मछलियाँ पकड़ते हो, चाहे इसमें आप सिंगाड़े निकालते हो जिसको कश्मीर में गौर बोलते हैं, या फिर दूसरी पीट्स निकलती है। अब तो वो इस्तेमाल में नहीं आती है, वो तो इसी घास फूस जब सूख जाती थी, वेटलैंड की घास जब सूख जाती थी तो डिकम्पोज होती थी। उस डिकम्पोजिशन में एक घास का एक मिक्सचर बन जाता था जिसको पुराने ज़माने में लोग जलावन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, चाहे वो कोयले की तरह। हाँ, उसको कांगड़ियों में डालते थे। और जो हमारे कुम्हार थे यहाँ के, जो पोटर्स मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनके लिए इजी होता था, मुफ्त में मिलता था उनको, तो इससे वो निकालते थे। तो फिर वो उसको जलावन की तरफ से इस्तेमाल करते थे, उससे फिर उनके बर्तन पक जाते थे, तो उनका भी एक तरीके से उस टाइम का रोज़गार चलता था। मगर बदकिस्मती की वजह से अब वो पुराना ज़माना तो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन वाटर बॉडीज़ को तबाह करें, आज भी इस पे लोगों का रोज़गार है। 10-12 गांव है इसके ऊपर, आज भी लोग इसमें से घास निकालते हैं। अगर आप मैक्सिमम सराउंडिंग किसी भी वेटलैंड की देखें, उसमें अक्सर आपको दिखेंगे कि वहाँ पे मवेशी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि लोगों को घास मुफ्त में मिलती है यहाँ पे। अगर आप देखें ज़मीन तो हमारे पास उतनी नहीं है। अच्छा, आपका मानना है कि जहाँ के आस पड़ोस के जितने भी घर हैं तो अपने घर में जो गाय बकरी को पालते हैं तो यहीं से उसका जो चारा मिलता है। जी, तो हाँ, ये तो सही बात है कि जितना भी इसमें घास वास निकलती है जी, ये एक इस तरह की घास बनती है। ये इसमें एक फर्टिलाइजेशन इसको खुद ही होती है। जब ये विंटर के दौरान ये घास मर जाती है तो ये इसको खुद से ही खाद बनती है। तो वो खाद जैसे जड़ों में पड़ती है, उससे क्या होता है कि खुद की नेचुरल ऑर्गेनिक खाद बनती है। और ऊपर से फिर माइग्रेटरी बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती है वो भी इसमें एक मिक्स हो जाती है। उसके बाद इसमें घास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये घास जो होती है बहुत ज़्यादा पैदावार, दूध की पैदावार में इजाफा करती है। क्योंकि इस घास में कुछ ऐसा है कि आई एम नॉट ए मेडिकल स्टूडेंट और साइंटिस्ट तो नहीं हूँ मैं, बस जितनी मेरी जानकारी है कि इस घास से क्या होता है, यहाँ पे लोकेलिटी में लोगों का मानना है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक नॉर्मल ये गाय को ये वाली घास खिलाएंगे, जी, उससे क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा होती है। और जितने भी ये होकर सर के इलाके हैं, आज से आप ले लीजिए 60s 70s में, उस टाइम यहाँ पे एक कश्मीर में एक फेमस जगह थी, वो थी ये ज़ैनकोट का जो एरिया था। इसके सराउंडिंग में लवाईपुरा है, हाजी बाग है, या सेबुग है, दहरमुना है। क्यों फेमस थी? फेमस इसलिए थी कि क्योंकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज ऑफ जो वेटलैंड में घास निकलती थी इसकी वजह से। और लोगों को इस वेटलैंड ने बहुत बार बचाया है। कई जगहों पे कहत साली भी हुई है कश्मीर में। उस टाइम यहाँ पे खाने को कुछ नहीं था लोगों के पास, कोई भी, मतलब पहले ज़माने में आप 60-70s की बात कीजिए आप, तो उस टाइम पे इस होकर सर ने उस टाइम लोगों की जानें बचाई है। खाने को यहाँ पे फिर इनको ये सिंगाड़े मिले थे, ये खाया था उस टाइम इन लोगों ने। और इसमें जो मछलियाँ निकालती थी वो बेच के, मतलब गरीबी का दौर देखा है। मगर इस होकर सर ने कभी भी लोगों को धोखा नहीं दिया, एक माँ की तरह इसने पाला है सबको। तो हमें इसका एहसानमंद रहना चाहिए। और मैं हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें खुद अपना बचपन गुजारा है और मैं आज भी इसका एहसान मंद हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग जितने भी थे, पूर्वज जिनको हम हिंदी में बोलेंगे, उन्होंने इसमें They were all dependent on this wetland. आप बताएं, फिशिंग की बात की आपने, तो फिशिंग के लिए आज के वक्त में लोग आते हैं क्या? फ़िशिंग के लिए आते हैं. इसमें जो मछुआरे हैं नारबल से आते हैं, डिफरेंट इलाकों से आते हैं यहाँ पे फ़िशिंग के लिए. यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फ़िशिंग होता है, जिससे वो नेट फेंकते हैं तो उससे फिर वो मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं उनका अच्छी तरीके से. इस वक्त भी उससे क्या होता है, वो मछलियों को जब वो बेचते हैं उससे क्या होता है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से कट जाती है. ऐसे वेटलैंड कोई ये नहीं है, वेस्टलैंड नहीं है, ये आज भी अपना काम दे सकता है, बशर्ते ये है कि हम उतने भी मॉडर्न ना बन जाए कि हम अपना कल्चर ही भूल जाए. तो इट्स ईजी वे. अगर यहाँ पे दिन में कोई भी आएगा, यहाँ पे घास के 2 गुच्छे काट के ले जाएगा, कम से कम वो 500 रुपये जीत सकता है. मगर आज के ज़माने में फास्ट लाइफ हो गई है, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है. तो people are not connected to their roots nowadays. Nowadays they have forget their roots. They don't know anything about their roots. What was our culture? How our ancestors used to live? How these wetlands used to flourish back in days. But flourishing. मगर अभी जो है यूथ जो है, स्पेशली में अगर मैं जो मछुआरे होते हैं उनकी भी जो यंगर जनरेशन है, वो बोलते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, वी विल लीव दिस, हमें इसमें नहीं रहना, हम कुछ अलग करेंगे. तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जबकि ये एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया है फ़िशिंग करना. अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे आज भी फ़िशिंग जो होती है वो एक फेस्टिवल की तरह होती है वहाँ पे, और वो अच्छी तरह से अपना कमाई करते हैं. वो सी में जाते हैं लोग उसमें फ़िशिंग करने के लिए. तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरा काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बशर्ते ये है कि आप उसको किस लिहाज से देखते हैं. तो ये चीज़ है. जनाब आप बताएं कि चूँकि आपने पहले ही कहा था ऑफ द रिकॉर्ड की विंटर ये डेस्टिनेशन जो है ये विंटर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है. आप बताएं कि विंटर्स में जो बर्ड वाचर्स आते हैं या बर्ड्स जो फोटोग्राफर्स जो आते हैं, तो वॉच टावर्स पर बैठ के फ़ोटोज़ लेना वगैरह, इस तरह का कोई आपने जैसे बाकी जो मेनलैंड्स आपके बाकी स्टेट्स के जो फोटोग्राफर्स वगैरह, किन किन के साथ आपके तारुफ हुए, जैसे आपने जब से आपने एक्टिविज़म में अपना कदम? एक्टिविज़म तो कम से कम मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ. सोशल मीडिया में कम से कम यही 3-4 सालों से आया हूँ. तो क्योंकि वो भी मुझे किसी ने बोला था कि आप एक्टिविज़म पे आ जाओ, तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा कि आपकी लोगों तक बात पहुंचेगी. अदरवाइज़ मैं उसके बगैर भी इन वाटर बॉडीज़ में खुद से ही सफाइयाँ करता था. एंड आई हैव स्पेंड माई ओन मनी ऑन दीज वाटर बॉडीज़. मैं यहाँ पे लड़कों को लाता था, स्टूडेंट स्पेशली. मैं लाइक वर्कशॉप्स की तरह कुछ, हाँ, या सफाई आंदोलन, इस तरह से. एंड आई नेवर पोस्ट दोज थिंग्स. आई हैव दोज ऑल द पिक्चर्स कि मैं किस तरह से स्टूडेंट्स को लाता था. इवन मेरे कज़न्स थे 2-4, उनको भी लाता था साथ में. एंड धूप होती थी, फिर हम घूमते थे. मैं उनको असल में इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था. इस आप पोस्ट करने चाहिए वैसे, ताकि मेरे जैसे लोग जो कल्चरली डीप रूटेड हैं, कल्चर को पसंद करते हैं, कल्चर को प्रमोट करना पसंद करते हैं, तो मेरे लिए तो आप इंस्पिरेशन हो इस वक्त. तो जैसे मैंने इसके बारे वेटलैंड के बारे में रिसर्च किया, तो मुझे आप सोशल मीडिया के ज़रिए ही आपके साथ तारुफ हुआ. जी. असल में मुझे लग रहा था कि सोशल मीडिया से क्या होगा, वहाँ पे फिर बोलेंगे ये हीरो बन रहा है. तो दैट वाज समथिंग. बट मुझे लग रहा था कि मैं क्यों ये दिखावा करूँ, मैं कर रहा हूँ अपना काम, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ये क्या कर रहे हैं लोग. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया. तो मैं बच्चों को अपने साथ लाता था, स्टूडेंट्स आते थे मेरे साथ. मुझे उनके लिए फिर ये लेज़ के पैकेट्स लाने पड़ते थे, कोल्ड ड्रिंक्स लानी पड़ती थी. तो मैं लाता था उनको, यहाँ पे आते थे मेरे साथ. मेरे कज़न्स है 2-4, उनको लाता था, उनके दोस्त थे. फिर एक तरह से वो चेन बन गई थी, तो मैं उनको लाता था अपने साथ. एक्चुअली में मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो इनके साथ कनेक्ट रहे, ताकि वो अपने रूट्स को ना भूले कि हम लोग क्या है, हम कहाँ से आए हैं. देखिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि यूनिकनेस थी कश्मीर की. हमारे पास फैरन था, हमारे पास कांगड़ी थी, हमारे पास अपनी ज़ुबान थी. हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया. अगर हम अभी देखें कश्मीर में, ये इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, बट आई विल मेंशन दिस थिंग. मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे, उर्दू में बात करे.
कुछ चीज़ें मुझे अगर किसी मैसेज को देना होगा जो मेरे मुल्क की लोग समझ सकते हैं, कश्मीरी तो खाली कश्मीर में चलती है, मगर एंटायर जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, इंडिया की, तो उनके तक मुझे उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। रसाई तो उर्दू में ही होना। लोकलिटी पे बात करनी है तो आई शुड वर्क ऑन माई मदर टंग जो हमारी कश्मीरी है। मैं अपने बच्चों को ये फोर्स कर रहा हूँ कि तुम इंग्लिश करो, तुम उर्दू करो, कश्मीरी लैंग्वेज उनसे छीन लेता हूँ मैं। तो मसला ये है कि अगर मैं उनसे उनकी बेसिक चीज़ ही छीन लूँ तो कल को वो कैसे कहलाएगा कि ये कश्मीरी तो मतलब कोई भी ऐसे नहीं बन सकता। तो इस वक्त आप बताएं कि कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके नाम बताना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूं, कि ताकि उनको भी उनके नाम बता के एटलीस्ट दे विल वॉच दिस वीडियो एंड उनको एक हौसला अफजाई हो उनकी। दरअसल हम लोग 2-4 बंदे हैं इसमें। तो यासीन साहब है, मैं हूँ, नासिर साहब थे पहले पर उन्होंने फिर छोड़ दिया, और हम लोग 3-4 बंदे थे, और रियान साहब है जो कि कश्मीर के यंगेस्ट बर्डमैन है। आपको उनके बारे में नेट से भी मिलेगा, गूगल से भी मिलेगा, और उन्होंने तकरीबन 300 के आसपास यहाँ पे बर्ड्स ये रिपोर्टेड की है। उनमें से तकरीबन 25 से 26 रेयर कैटेगरी है जो कि तकरीबन 1800 में यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है होकरसर में जी, दूसरी जगहों पे नहीं, खाली होकरसर में। तो उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, और मुझे लग रहा है, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है बर्ड्स के रिलेटेड, जितनी उनको नॉलेज है बर्ड्स के रिलेटेड रियान सोपी की, तो मुझे नहीं लगता उतनी किसी के पास है। वो आवाज़ से भी पहचान सकता है कि बर्ड कौन सी है, और इतनी छोटी उम्र में इतनी नॉलेज होना ये एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से अगर वो किसी और कंट्री में होता तो आज वो किसी अच्छे मुकाम पे होता, उसको लोग उसको रेस्पेक्ट करते। मगर हमारे कश्मीर में कुछ ऐसा है कि जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है किसी चीज़ के ऊपर, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जो जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, जिन्होंने एक इंस्पिरेशन करना चाहते हैं या अपने पीछे कुछ लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन है वो उसको फॉलो कर सके। ताकि देखिए हमारी एज कितनी होगी, 60 ईयर 70, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे, क्या पता उससे पहले भी मर जाए, मगर पीछे जो हमने बीज बोया होता, जो हमारे पीछे लड़कों को जो हमने कुछ सिखाया उनको, वो फिर उनके शानों पे चली जाती है, वो चीज़ उनके शोल्डर्स पे चली जाती है कि वो लोग अब ये तुम्हारे हवाले, अब तुम करो, हमारा काम हो गया। तो वैसा है यहाँ पे, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के पास। यहाँ पे कुछ अलग ट्रेंड चल रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मेरे से भी बड़े हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाक बराबर नहीं हूँ, जितने ने यहाँ पे काम किया है रिलेटेड इन्वायरमेंट हो, रिलेटेड जो अपने स्टेट का नाम ऊंचा किया, मुझे नहीं लगता है कि उनको आज तक पब्लिक ने कभी सराहा है। तो दिस इज़ वेरी सो अनफॉर्चुनेट कि लोगों ने उनको आज तक कभी नहीं सराहा। तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पांस है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अगर वो आपको कोई ज़िम्मेदारी सौंप रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ से एक इशू ऑर्डर कर देगी डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो। अब उसके बाद अमल करना है उन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का। अगर मुलाजमीन उसके ऊपर अमल ठीक तरीके से नहीं करेगा तो इट विल नेवर वर्क। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, अगर मैं आपको बता देता, गवर्नमेंट को मैं एक माँ की तरह देखता हूँ। अगर मैं बोलूँगा मम्मी मुझे 100 रुपये चाहिए, वो दे देगी। शी विल नेवर आस्क मी कि तुम्हें क्या करना है इनको, वो दे देगी। मगर मुझे अब देखना है कि मैं 100 रुपया लगाऊंगा कहाँ पे, इन्वेस्ट कहाँ पे करूँगा। अगर मैं करूँगा कहीं पे इन्वेस्ट, तो इसी तरह से डिपार्टमेंट्स में फंड्स शेयर होते हैं। डिपार्टमेंट, हर किसी डिपार्टमेंट, आप वाइल्ड लाइफ में देखिए, फॉरेस्ट में देखिए, R&B में देखिए, हर जगह पे आपको फंड्स मिलेंगे, SMC में मिलेंगे, आपको फंड्स मिलते हैं, मगर उनका ठीक तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होती है यहाँ पे। तो वो भी एक दुख भरी कहानी। अगर इसके ऊपर किताबें लिखें तो मेरे ख्याल से सुराही ख़त्म हो जाएगी, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, मगर दुख का दुख वही रहेगा। तो वैसी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो बताएं आप कि आप किस हद तक कामयाब हो गए अपने इस एक्टिविज़म में, और लोगों का रिस्पांस आप बोल रहे कि वो तो ना होने के बराबर ही है। आप बताएं कि किस तरह से आप इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हो, डिस्करेज तो नहीं होते आप? डिस्करेज कभी कभी मैं होता हूँ इस चीज़ से कि लोगों को आखिरकार असल चीज़ में अहमियत ये देखने को अच्छा क्यों नहीं लगता। इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पता था लोग
इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मुझे एक बंदे ने बोला था उस टाइम कि किसने? वो था हमारा ये लोकल यहाँ पे, उसने बोला था कि बेटा आप एक काम करो, बुज़ुर्ग था वो, ये जो आजकल ये लड़के चलाते हैं ना फेसबुक, तो उन्होंने ऐसे ही बोला था, ये कुछ चलाते हैं ना फेसबुक, उस पर डालो, शायद आपकी आवाज़ बहुत जगहों पे, बुज़ुर्ग थे वो बंदे, मुझे नहीं लगता उनको पता होगा फेसबुक, मगर उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये जो फेसबुक है इस पर डालो ताकि लोगों तक बात पहुँचे ये सब। तो फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया रिगार्डिंग दिस होकर सर वेटलैंड, इसमें ज़्यादा तबाही हुई थी और ऊपर से इसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चिल्लाना पड़ा कई बार, इवन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कई बार। वो असल में वो टारगेट नहीं होता है, ना तो कोई क्रिटिसिज्म, एक्चुअली मुझे हर्ट हो रहा था कि इस चीज़ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों का रोज़गार तबाह हो रहा है यहाँ पे। उस टाइम मुझे ये चीज़ें सता रही थी कि लोग कहाँ जाएंगे जो इसमें अपना रोज़गार निकालते हैं, भले ही वो एक स्मॉल पॉपुलेशन हो। उसके बाद दूसरा मुझे सता रहा था कि बर्ड्स जो है यहाँ पे सदियों से आ रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है, उनका तो घर तबाह हो रहा है। तो दैट वाज समथिंग विच टर्न्स मी ऑन कि मुझे फिर अंदर से, मतलब मैं सो भी नहीं पाता था, मुझे रातों में ऐसे ख्वाब आते थे कि मैंने एक बार ये भी देखा कि वेटलैंड मुझे बुला रहा है ख्वाब में। तो ये कैफियत कब से आपने महसूस? कैफियत तो पहले से ही थी, आई वॉज डूइंग दिस स्टफ, बट जब मैंने यहाँ पे असल में उस टाइम मुझे असल में वो चीज़ मेरे दिल को लग गई। यहाँ पे कुत्तों ने कम से कम 12,000 बर्ड्स को खाया था ज्यूरिंग विंटर सीजन 2020 की, जब ये पूरा ड्राई हुआ था ज्यूरिंग विंटर्स, जबकि इसमें उस टाइम कम से कम 5 फीट का पानी हुआ करता था। उससे पहले भले ही 2014 में यहाँ पे फ्लड्स आए थे, इसमें सिल्टेशन जमा हो गई थी, उसके बावजूद भी 5 फीट का पानी रहता था। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से एक नाला निकाला जिसको 60 फीट नाला कहा जाता है, एक ड्रेन की तरह, जो कि पूरा पानी इससे सक आउट करता था, वो बाहर चला जाता था। उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए जी। तो आज तक वो खुद ही फिल हो गया सिल्टेशन की वजह से, धीरे धीरे सिल्टेशन आती है इसमें, वो खुद ही फिल हो गया, बट अभी भी वैसा ही। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा बनी जब यहाँ पे बर्ड्स को उस टाइम खाया गया मेरी आंखों के सामने। मैंने उनके टांगे उठाई थी, उनका सिर उठाया था, तो उनकी ये जो विंग्स होते हैं वो आधे आधे उठाए। तो मैं वहाँ पे बैठा था, मैं वहाँ पे रो रहा था। तो उस टाइम मेरा दोस्त आया, उसने बोला कि कोई नहीं, ज़्यादा दिल पे मत लो, तो चलो हम घर चलते। मैंने सच में रोया था उस टाइम, और रियान सोफी भी था मेरे साथ। उसने मुझे बोला कि चलो कोई नहीं, इट हैपन्स, ये लाइफ है, और ये इसमें एक चीज़ है कि हैबिटेशन है, ये एक तरह से फूड चेन का हिस्सा है। मैंने बोला हाँ ठीक है, फूड चेन का हिस्सा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको उस टाइम ये बोला कि चलो ये मैं मानता हूँ ये फूड चेन का हिस्सा है, मगर इसमें पानी होना चाहिए, इन बर्ड्स को तो नहीं खाते कुत्ते वुत्ते। तो उस टाइम मुझे बहुत वो अंदर से झंझोड़ के रख दिया उस टाइम की जो वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जब मैंने उन बर्ड्स की जो आधी कटी पंखे देखी थी, सर कटा हुआ देखा था, पैर कटे हुए देखे। तो मेरे सामने तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी, चाहे वो डोमेस्टिक बर्ड हो जिनमें हमारी चिकन्स आते हैं या डक्स आते हैं या फिर ये वाइल्ड बर्ड्स हो, मैंने आज तक किसी को नहीं छेड़ा। इवन आई यूज्ड टू लव देम, जो हमारे बचपन में मैंने और मेरे पास कबूतर भी है, मैं उनको भी पालता हूँ। तो बचपन से ही मुझे इन जानवरों के साथ प्यार था, ये वाइल्ड बर्ड्स के साथ भी, डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ, तो एक तरह से लगाव हो गया था इनके साथ। तो वो मैं नहीं देख पाया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब मैंने पूरी तरह से फिर इसमें पूरी छलांग लगा दी, दैट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट। तो मैं इसकी तरफ, अब जाहिर सी बात है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और इसके बारे में आप कैसे, ये क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट माना जाए तो एनवायरमेंटल साइंस बोल सकते हैं हम, या जोलॉजी बोल सकते हैं, जोलॉजी के ऑफ ब्रांच जो निकलते हैं। आप बताएं खुद को कैसे आप सेल्फ एजुकेट करते हैं? मैक्सिमम जो जैसे बर्ड्स के नाम, या जैसे यहाँ का जो हैबिटेट है, इसके बारे में स्टडी करना, क्या बुक रीडिंग वगैरह इस तरह का, क्या मतलब कहाँ से आप नॉलेज तो सीख करते हो? नॉलेज तो मैं मैक्सिमम टाइम्स आर्टिकल्स पढ़ता हूँ इसके ऊपर, जो दीगर मुल्कों के आर्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर बर्ड्स के ऊपर रिसर्च की गई होती है, वेटलैंड्स के ऊपर रिसर्च की गई होती है कि ये लोग वेटलैंड्स किस तरह से काम करते हैं, या बर्ड्स वेटलैंड्स में आते हैं तो इनका क्या रोल रहता है, किरदार रहता है इस चीज़ का, और माइग्रेशन का क्या किरदार रहता है। तो पिछले 5-6 सालों में बस हूँ तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, बट पिछले 5-6 सालों में मैंने ये नॉलेज भी गेन
Alhamdulillah, I was a brilliant student in my school and even college. تو مجھے یہ نالج کرنے کا پہلے سے ہی تھا کہ اٹ واز ناٹ کہ میں ایک ہی پرٹیکولر سبجیکٹ پہ تھا. مجھے کامرس تو میں نے شوق کے لیے پڑھا تھا, تو اس کا کچھ الگ تھا, مگر یہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ تھا یہ میرے ساتھ پہلے سے تھا. آئی واز اے نیچر لور. اگر میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں تو میں نے آدھا ٹائم چوگل میں گزارا ہے, جو وہاں کی جنگلات ہے, فارسٹ, پائن فارسٹ. وہاں پہ میں تقریباً جب میں 8-9 سال کا تھا اس ٹائم میں وہاں پہ کیمپنگ کرتا تھا اکیلے. تو وہ ایکسپیرینس میرے ساتھ تھا کہ نیچر کے ساتھ انٹریکٹ ہونا. اینڈ جو میری نانی تھی وہاں پہ, شی یوز ٹو کیری اے اسٹک. ژٕ وَس بۄن اَتہِ جنگلہٕ منٛز, آپ جنگل سے باہر آ جاؤ, تم کیا کرتے ہو وہاں پہ, کن کے ساتھ باتیں کرتے ہو. تو دیٹ واز سم تھنگ وچ واز وتھ می سنس مائی چائلڈہڈ. تو میں جنگل کا بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ماہر ہوں. تو میں جنگلوں میں بھی کیمپنگ بہت کی ہے, اور نیچر کے ساتھ انٹریکٹ ہونا یہ میرے ساتھ پہلے سے ہی تھا. تو اور بتائیں آپ کے کن مشاغلوں میں یا کن چیزوں میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ دلچسپی تو خاص کر تو میری دلچسپی بس انوائرمنٹ کے اوپر ہے. اور الحمدللہ جتنا بھی میں نے کام کیا ہے ویٹ لینڈس کے اوپر, بھلے ہی مجھے کسی نے اپریشیٹ نہ کیا ہو اس کے اوپر, بٹ آئی اپریشیٹ یو. جی یہی تو مجھے کھینچ کے لائی آپ کے پاس. وہ تو ہے, کچھ کرتے ہیں, میں ان کو نہیں بول. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز مانتا ہوں کہ یہ قرآن میں بھی ہے, جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے. تو آئی ایم ایگری آن دیٹ. جس کو میری طرح سے مینٹالٹی ہوگی وہ میری طرح سے سوچے گا ہی, کیونکہ اللہ پاک آپ کو ان کے ویسے ہی لوگوں سے ملواتا ہے جیسا آپ خود ہو. تو اس میں آپ کی شریک حیات ہو, اس کے آپ کے فرینڈ سرکل ہو, آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کن سے مل رہے ہو. دے آر جسٹ لائک یو پیپل. آپ سیم آپ کے خیالات کہتے ہیں وہ برڈس آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. رائٹ سر. تو ویسا ہی ہے. تو مجھے ویسے لوگ ملے, ان میں ڈاکٹر راجہ مظفر صاحب ہے, راشد صاحب ہے, ہمارے راشد بٹ صاحب ہے, آپ ملے الحمدللہ. اور بہت سارے ساتھی ایسے ملے جنہوں نے مجھے انکریج کیا اس کے بارے میں, میری مطلب سہارنبھوتی کی کہ آپ کرو یہ کنٹینیو. ہمارے لیے ایک نیو جنریشن میں ایک ایسا آ گیا ہے کہ وہ اس کو آگے لے جا سکتا ہے. آپ اپنے نیچے کچھ بچے تیار کرو جو آپ کے بعد یہ کیری کر سکتے. اٹس اے لیگیسی, آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہو. میں کسی سے انسپائر ہوا, میرے سے کوئی انسپائر ہوا, اس سے کوئی انسپائر ہوگا, تو ایک چین بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کے اوپر ایک کمیونٹی بن جاتی ہے. پھر وہ ان کے اوپر کام کرتی ہے, ان کے پاس ان چیزوں کو دینے کے لیے وقت ہی وقت ہوتا ہے. سر آپ بتائیں کہ آنے والے وقت میں جو ویٹ لینڈ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے یا ہم کا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات اٹھانا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسی بھی ویٹ لینڈ میں کام ہو, کسی بھی طرح کا دریجنگ ہو یا کسی اور چیز کی یا ویجیٹیشن کی ہو, سب سے پہلے یہاں پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اگر آپ کو گورنمنٹ فنڈس دے رہی ہے تو یہاں پہ آپ یہ چیز میں نے نوٹس کی, ہر جگہ پہ اسٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں, جو لوکلز ہوتے ہیں کسی بھی واٹر باڈی کے آس پاس, جن کا ایکچولی میں اس میں روزگار ہوتا ہے, ان کو یہ میٹنگز میں کبھی نہیں بلاتے ہیں. دیٹ از ریئل فیکٹ. دیکھیے ایک چیز ہے, اگر ویٹ لینڈ بچتا ہے, اویئرنیس کیسے ہوگی؟ چلو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, مگر مجھے کیا کرنا ہے کہ لوکلز کو یہاں پہ الاؤ کرنا چاہیے, بچے ہو, چھوٹے بچے ہو, کسی کو بھی ہو. دے شوڈ ناٹ گو فار دی پرمیشن اینڈ آل. وہ یہاں پہ آئیں گے, خود ہی دیکھیں گے یہاں پہ, ایٹ لیسٹ دے ول کیری اے گڈ تھاٹ ود دیم کہ ویٹ لینڈ ہے, اس میں اس طرح کی برڈس آتی ہے. میرے خیال سے اس طرح کی چیز جو لوکلز ہے, جس طرح کے ٹول پلازا ہوتا ہے انڈر 20 یا 15 کلومیٹرز, آپ کو ٹول پلازا کے لیے پیسے نہیں کاٹنے پڑتے. اسی طرح کے لوکلز جتنے بھی ہیں ان کو میرے ایزی ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ وہ ایکسیس ہونا چاہیے, اس کا ان کا بھی اپر ہینڈ رہے اس کو پریزرو کرنے میں. پریزرویشن دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر اس میں ٹورزم کو انکلوڈ کیا جائے, مگر اس کے لیے اس کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہاں پہ اس میں جتنے بھی فنڈس لگے ہیں آج تک ان کے اوپر مانیٹرنگ تو نہیں ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا ان کے اوپر مانیٹرنگ ہوئی ہے. یہ آپ ریکارڈس میں دے سکتے ہیں کہ ان میں مانیٹرنگ نہیں ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ ان کو فنڈس اویلیبل کرواتی ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو اتنا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ ٹیم بھی بچھائے, تاکہ دیکھیے کہ پیسہ صحیح جگہ پہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کن کے پاس جا رہا ہے پیسہ, نہیں. اگر مجھے ایک جگہ پہ 100 روپیہ لگے گا, مجھے وہاں پہ 200 لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک جن کاموں کے لیے پیسہ واگزار ہو گیا ہے وہی کاموں میں استعمال ہو رہا ہے نہیں
ہونا چاہیے. ہاں تو چیک اینڈ بیلنس ہونا, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ جتنا بھی کام ہو سکتا ہے وہ پرفیکٹ ہی ہو, ایک ہی ٹائم میں ہو, اس میں دوبارہ سے پھر ہمیں پیسے جمع کرنے کی ضرورت, اور گورنمنٹ کتنا لائے گی پھر بعد میں. اور ویٹ لینڈس میں اگر ہم یہ خاص کر دیکھیں, یہاں پہ جتنے بھی ویٹ لینڈس ہیں ان کے اندر تو سلیٹیشن آلریڈی جمع ہے. اگر ہم اس سلیٹیشن کو بیچ کے اس سے آنے والا ریونیو اسی ویٹ لینڈ کو لگائے تو اس کو مجھے نہیں لگتا ہے سرکار کو پیسے سیل کو نکال کے وہ پیسہ جو اس پہ انویسٹ کرنا ہے. اسمارٹ سٹی بن رہی ہے ہماری, یہاں سے کتنی مٹی جا سکتی تھی وہاں پہ. دیٹ واز مائی فرسٹ سجیشن جب میں نے ڈویژنل کمشنر پولے صاحب کو یہ بات بولی تھی ان کے آفس میں ہی کہ آپ ایسا کیجئے سر. انہوں نے بولا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جاوید صاحب؟ میں نے بولا جی سر میرے پاس ہے, جتنی بھی اس میں سلیٹیشن نکلے گی کیوں نہ ہم وہ اسمارٹ سٹی میں لگائے, تاکہ ایک تو مٹی بھی آپ کو یہاں سے سستی ملے گی, آپ کو جتنا بھی وہاں سے ریونیو آئے گا وہ پیسہ اسی پہ لگے گا. ہمیں گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ سے پیسے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو یہ دے گا وہ خود ہی دے گا, اس کو خود سے ہی یہ خود ریپیئر کرے گا. تو ود ان نو ٹائم پھر اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے میں تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہوں وہاں پہ. ان چیزوں کو میں نے بہت اسٹرگل کیا اس کے اوپر, میرے باتوں کا کچھ اہمیت نکلا ہی نہیں. بٹ ہاں مجھے ایک اپنی جگہ پہ یہ تھا کہ میں اچھا کر رہا ہوں, بھلے ہی مجھے لوگ پسند کرے یا نہ کرے, میں اچھا کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ کائنڈ آف اٹینشن, مجھے اٹینشن کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ سوشل ورک کر رہے کو, یہ اٹس پے بیک ٹو دا سوسائٹی, تو اس پہ ذاتی جو انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے. ایکٹیویزم کے بارے میں آپ بتائیں کہ کہاں دیکھتے ہو آپ اس وقت خود کو؟ ایکٹیویزم تو مجھے اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے آخر کار اس چیز کو بچا لیا. وہ تو میرے اندر رہے گی ہمیشہ کے لیے, اور انشاءاللہ میرے بچے ہوں گے تو ان کو بھی میں اس طرح کی اس کے ساتھ کنیکٹ رکھوں گا, اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹ رہو, کیونکہ یہی ایک انسان کی پہچان اس کی روٹ سے ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر میں کچھ بھی کروں, کچھ بھی, چاہے انگریزی ڈریس پہنوں, تب بھی میں کشمیری ہوں. اور جن لوگوں نے اپنی پہچان کھو دی ہے نا, انہوں نے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, نشان ہی مٹ گیا ہے. تو پہچان کچھ الگ چیز ہوتی ہے. اپنی پہچان اور اپنی جو جڑیں ہوتی ہے اپنی وطن کے ساتھ, اس کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے. تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ اپنے ایکٹیویزم کے ساتھ میں انجسٹس کہوں گا کہ جسٹیفائی کروں گا اپنے یہ ایکٹیویزم کو, کہ میں اپنی طریقے سے, مجھے نہیں پتہ لوگوں کو کیا سوچتے ہیں میرے بٹ اپنی جگہ میں سیٹسفائی ہوں. آئی ہیو ڈن اے ٹریمینڈس جاب اینڈ اٹ ول ریمین فار ایور وتھ می. تو میں خوش ہوں اپنے ایکٹیویزم سے, بھلے ہی اس میں کٹھنائیاں آئی. پہلے لوگ مجھے پاگل بولتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, اور کچھ لوگ میرے گھر بھی آئے تھے کہ میرے فادر کو بولا کہ آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, اور اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی یہ سب کیا کر رہا ہے یہ. اور ان میں کچھ ہمارے ریلیٹیوز بھی تھے, تو یہ پاگل ہو گیا, اس نے جاب بھی چھوڑ دی ہے, اس کو کیا ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, اس کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, تو یہ پاگل ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں آئی, اور سوسائٹی بھی بولتی تھی کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہو تم. ایک دفعہ میں وہاں پہ سالڈ ویسٹ اٹھا رہا تھا, تو ایک لوکل آیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ بیمار ہو جاؤ گے. میں نے بولا کوئی نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تو وہی بیربل والی بات ہوئی. اکبر جب وہ گھاس کچھ رسیاں بنانے بیٹھا تھا تو میں نے بولا نہیں میں کر رہا ہوں, کوئی نہیں آپ جاؤ. تو کٹھنائی آئی, لوگوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے. اگر میں آپ سچی بتاؤں, لوگوں کو کیا, میں اپنے بھی نہیں پسند کرتے. وہ بولتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو یہ اسی کے پیچھے گیا ہے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, میں جیسا ہوں الحمدللہ میں اس میں خوش ہوں, اور مجھے فخر ہے اپنے آپ کہ میں کچھ ایسا کام کر کے جاؤں گا اس دنیا سے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. ایک لیگیسی آپ قائم کرنا چاہتے ہو جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھیں لوگ. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور جاتے جاتے کوئی خاص اسپیشل میسیج دینا چاہتے ہو آپ جو آپ کی طرح انوائرمنٹل ایکٹیویزم پورے کشمیر ویلی میں کرتے ہیں, اور میرے جیسے لوگوں کے لیے آپ انسپریشن ہو سچ میں. آپ کوئی خاص میسیج خاص کر ینگ یوتھ کو جو کشمیر میں رہتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں وی آر کشمیریز, اور 4 کتابیں بھی کشمیر کے بارے میں نہیں پڑھی ہوتی ان کو. جی اصل میں یہ چیز یوتھ کو میسیج دینا چاہوں گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے. دیکھیں خالی کشمیری ہونا میرے خیال سے انف نہیں ہے. کشمیر خالی پہاڑوں کے لیے مشہور نہیں ہے. یہاں پہ جھیلیں تھی, پوائٹس, اگر ہم پرانے زمانے کے پوائٹس دیکھیں, انہوں نے ان جھیلوں کے اوپر اتنی غزلیں لکھی ہے, اپنے ان غزلوں میں تراشا ہے ان چیزوں کو, کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان جن کے اوپر پوائٹس لکھی گئی ہے, جن جھیلوں کے اوپر پوائٹس لکھی گئی ہے, وہ خستہ حالت میں ہے.
और यूथ को चाहिए कि अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करे. देखिए आप बाहर ट्रैवल कीजिए, मैक्सिमम यूथ जो है कश्मीर का, उनको पता ही नहीं है कि बाहर की, चाहे कड़वी लगे आपको बात या ना लगे, आप थोड़ा सा बाहर जाइए, बाहर के स्टेटों में, और देखिए वहाँ पे कितनी गर्मियाँ होती है, और इतनी गर्मी होती है कि आपकी खाल जल जाए. अब देखिए हमारे कंट्री के दूसरे स्टेट्स में वहाँ पे आजकल प्लांटेशन हो रही है गर्मी से बचने के लिए. यहाँ पे हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन उगती थी, या नेचुरल क्लाइमेट जो था हमारे स्टेट का, वो एक ऐसा है जिसमें कि आपको 4 सीज़न मिलते थे. आजकल तो कश्मीर में खाली हमें दो ही सीज़न, सर्दियाँ. ये ग्लोबली चेंज हो रही है, क्लाइमेटिक चेंज हो रही है. इस साल तो ज़्यादा महसूस किया हमने, पिछले 1-2 हफ्ते से तो ज़्यादा ही गर्मियाँ महसूस की लोगों ने इस साल. जी, क्योंकि लास्ट विंटर में देखें आपको बहुत रुक के फिर बर्फ़ भी पड़ी. हाँ, वो उसके ऊपर मैंने बनाई है बहुत सारी स्टोरीज़ भी, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है कि ड्राई स्पेल हो गया था कश्मीर में. तो जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यूथ को कि आप इन्वायरमेंट के साथ जुड़िए. अगर आप किसी और को नहीं देखना चाहते हो आगे ये इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर, खुद ही कीजिए. अगर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता है, आपको लग रहा है बेटर टू इनिशिएट अपने दम पे कीजिए. अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि अगर मैं पूरे कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपने इलाके के लिए तो कुछ कर जाऊं. वो चीज़ होती है कि अपने इलाके में अगर आपके पास वाटर बॉडीज़ है तो उनको बचाइए, फॉरेस्ट रेंज उनको बचाइए. आपके पास स्प्रिंग वाटर निकलती है, यमन जन कशर पे नाग वन, तम बचाइए, मत करिए तिमन मज गंदगी इस्तेमाल. इन चीज़ों को बचाइए. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है इतने कि ज़ख़ीरों के ज़ख़ीरे पड़े हैं. 12 महीने हमें फ्लोइंग वाटर मिलता है ग्लेशियर से. इन ग्लेशियरों के लिए हमने आज तक किया क्या है? कुछ भी नहीं. ना तो ट्रैफिक में कुछ कमी आई है, ना तो हमने खुद से पेड़ लगाए हैं. मुझे लग रहा है पिछले 1 डेकेड से, 10 सालों से, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं खुद से बोलूँगा, पिछले 10 सालों से मैंने एक भी पेड़ नहीं लगाया है. मैं सच बताता हूँ, उससे पहले लगाता था, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक चीज़ चेंज हुई. पेड़ों को ज़्यादा काटा जा रहा है और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है. रिफॉरेस्टेशन कहीं पे नहीं हो रही है. एफॉरेस्टेशन कहीं नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो एट लार्ज स्केल. हाँ, तो रिसेंटली मैंने ये यहाँ पे दूध गंगा के साइड से, दूध पथरी के साइड से देखा कि वहाँ पे इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है. वेदर इट्स फ्रॉम दी थंडर बर्स्ट वो हुआ है, या फिर लोकल उनकी भी इन्वॉल्वमेंट, टिम्बर स्मगलिंग हुई है वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो. अगर गवर्नमेंट नहीं करे, आप ही खुद ही लगा लो, कौन सी बड़ी बात है. लोकल्स वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं. आप वहाँ पे एक देवदार का पेड़ नहीं लगा सकते हो. और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल टावर्स का मैं लास्ट में बोलूँगा. मोबाइल टावर्स जो बोलते हैं ना कि हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, एक तो आप वहाँ पे जाते हो, एंजॉय करते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि मुझे वहाँ पे इंटरनेट भी मिले, मुझे वहाँ पे चिप्स पैकेट्स भी मिले. इतनी तो आप तो ये महाराजा वाली लाइफ बात कर रहे हो. तो अगर हम वो चीज़ करने लगे, मुझे हायर एल्टीट्यूड्स पे इंटरनेट भी मिलना चाहिए, मुझे वहाँ पे चिप्स पैकेट भी मिलना चाहिए, वहाँ पे मुझे गाड़ी भी आनी चाहिए, तो फिर ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग रह क्या जाता है. फिर जो हमारे पास ग्रीन टूरिज़्म है वो ख़त्म है कश्मीर में, टोटली ख़त्म है. आप स्विट्ज़रलैंड को देखिए, वहाँ पे ग्रीन टूरिज़्म क्या है. वहाँ पे बर्फ़ जो है वो आप खा सकते हो. यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर देखा, ब्लैक कार्बन इतना जमा है बर्फ़ के ऊपर, तकरीबन 3 इंच की बर्फ़ जो है वो पूरी काली पड़ी हुई है. जब भी सनलाइट पड़ती है, बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक शेड दैट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, उसकी वजह से रैपिडली जो ग्लेशियर्स वो मेल्ट हो जाते हैं. तो लास्ट में ये कहूँगा, असल में मुझे यही बात करनी थी कि जितना आप ये जो टावर्स की मांग करेंगे कि ऊपर लगाइए, उससे क्या होता है, हमारे कश्मीर में एक ख़ास चीज़ है, कश्मीर नट हैचर, जो कि इन देवदार के पेड़ों के सीड्स खाते हैं. जैसे वो देवदार के सीड्स खाते हैं, वो अपनी ड्रॉपिंग्स करते हैं, उससे खुद ब खुद वो प्लांटेशन हो जाती है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्लांटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद, जैसे ही आप उनको ये 5G का नेटवर्क वहाँ पे लगाएंगे, वो वहाँ से भाग जाएंगे. दे विल माइग्रेट फ्रॉम दैट. सो कहीं ना कहीं पे बर्ड्स पे जो असर पड़ने वाला है, वो हमारे इनडायरेक्टली हमारी लाइफ पे भी पड़ने वाला है. क्या? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से भी हुआ है कि पेड़ की पॉपुलेशन बहुत कम हुई है बर्ड्स की पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि इनकी ड्रॉपिंग से ही रीजनरेट होती थी. अगर हम ये देखें, वाटर फाउल्स देखें, जो बतखें आते हैं दूसरे स्टेट से हमारे पास, यूरोपियन कंट्रीज से या फिलीपींस से, चाइना से,
ये भी अपने ड्रॉपिंग के साथ कुछ अलग तरीके की घास लाते हैं। जब यहाँ पे ड्रॉपिंग्स करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके की घास उगती है या अलग तरीके की मछलियाँ इनके साथ होती है। जब ये वहाँ पे कुछ खाते हैं, सीड्स या मछलियों के जो होते हैं इनके एग्स, वो करते हैं, दे डोंट डिज़ोल्व दैट प्रॉपरली, दे ड्रॉपिंग उनकी जो होती है वेटलैंड्स में गिरती है, नई किस्म की मछलियाँ मिलती है हमें, नई किस्म का घास मिलता है हमें। तो इस तरह से इन प्लांट्स की भी माइग्रेशन होती रहती है, अपनी अहमियत भी है समाज में। इसी तरह से हमारे पास जो हनी बीज़ है ये भी सेम वैसे ही करते हैं। अगर हनी बीज़ दुनिया से ख़त्म होने लगी तो मेरे ख्याल से विद इन फ्यू मंथ्स पूरा जो अर्थ एवरीथिंग विल वैनिश ऑन अर्थ, ये फिर वो डेजर्ट बन जाएगा, क्योंकि इनसे हमारे पास मेल और फीमेल का वो जो इनका क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, फ्रूट्स वगैरह वो उग जाते होती है। तो एप्पल भी नहीं खा पाएंगे, ऑरेंजेस भी नहीं खा पाएंगे, जो भी फ्रूट जो फ्लावर से निकलता है, खासकर जो कश्मीर में जो फ्रूट्स निकलते हैं, फ्रूट बाउल बोलते हैं कश्मीर, वही है। उनके ऊपर भी फिर अपर रेंजेस में वो, अगर आप इस टाइम अपर रेंजेस में जाए किसी भी जगह पे कश्मीर में, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी, अपर रेंजेस में आप जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे फूल खिले होते हैं जो कि वहाँ पे ड्यूरिंग जुलाई अगस्त में रहते हैं। इतनी मधुमक्खियाँ होती है, इतनी मधुमक्खियाँ, और डेली रोज़ पे वो वहाँ पे होती है। वो अपने वो शहद का जो उनका जो कुदरती निज़ाम है वो ले जाती है शहद अपनी छतों में, और हज़ारों किलोमीटर तय करते, कुछ तो जर्मनी से यहाँ तक ट्रैवल करती है इन फ्लावर्स में हनी ढूंढने की तलाश में। जर्मनी हनी बीज जर्मनी से यहाँ तक आई है। तो वो कैसे आप उनकी पहचान लगा सकते हैं? जर्मनी जो बी होती है वो हमारी बी से थोड़ी मोटी होती है, तो उसमें थोड़ी सी आपको थोड़ी सी पैटर्न डिफरेंट मिलेगी। आप मान लीजिए जो हमारी यहाँ पे क्वीन होती है, इसकी क्वीन बी होती है, उतनी बड़ी वो वहाँ की होती है जर्मनी की। तो बिकॉज ऑफ दैट वो हमारे से ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो एक पूरा निज़ाम चलता है। तो इसके ऊपर हमें एक सोसाइटी को इसके बारे में सोचना चाहिए, एक ऑन द लाइन आना चाहिए सबको इस चीज़ के ऊपर कि हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट, कलेक्टिव अप्रोच करनी है और सारे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बस खाली जावेद साहब का नहीं, इसमें सब लोग सफ़र हो जाएंगे। इवन दो जावेद साहब अपना पार्ट निभा रहे हैं, अपना हिस्से का काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी और फ्रॉम द पीपल फ्रॉम कश्मीर। तो जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, आपने ये बातचीत हमारी सुनी। अस्सलाम वालेकुम।